बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आज आप भरपूर तैयारी में होंगे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारी गुफ्तगू हम करते ही रहते हैं, खबरें भी डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज का बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। आज पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने जा रहा है एशिया कप के हवाले से, आज वो कहते हैं ना, रिवायती हरीफ आमने सामने आएंगे और हम हमेशा की तरह सपोर्ट कर रहे हैं जी पाकिस्तान को। और मेरे ख्याल से आज मेरा ग्रीन कलर पहनने का मकसद भी यही था। बहुत सारी दुआएं हैं, उम्मीदें किस किस से वाबस्ता हैं जी, टीम के कौन कौन से खिलाड़ियों से, वो हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के मैच के हवाले से हमारे रिपोर्टर क्या कहते हैं उनकी तरफ चलेंगे। हमारे साथ कैसर खोकर साहब मौजूद हैं, दुर्रे नायाब मौजूद है, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। दुर्रे नायाब, आपसे आगाज कर ले। तो मेरी तरह आज आप भी ग्रीन कलर पहन के आए हैं। आप कहती हैं कि आप स्पोर्ट करें तो ग्रीन कलर पहने, मैं कुछ ज्यादा स्पोर्ट कर रहा हूं, मैंने डार्क ग्रीन कलर पहना हुआ है। सही। और मैंने ना अपना ट्राउजर भी ग्रीन कलर का पहना हुआ है। यानी आज आप भरपूर फील्ड में भी जाएंगे तो आप सबको बताने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। देखिए जी, आज रिवायती से हट के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कि पाकिस्तान टीम का आज इम्तिहान है, क्योंकि हम पे बड़े सवाल उठाए जा रहे थे जी, अफगानिस्तान क्या है, आप बाकी टीमें क्या है जी। अब आप असल मैच खेलने तो पता लगेगा, नेपाल की टीम से जीत गई तो क्या हो गया, ठीक है ना। इंटरनेशनल डिस्कशन में तो यही होता है ना, आप अगर इंटरनेशनल मीडिया की बातें सुने तो वो कहते हैं जी कि कुछ नहीं है जी, असल मैच तो आज पता लगेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम ने इतने अरसे से जो प्रैक्टिस करके मुख्तलिफ गलतियों से सीख रही है, हमारे खासतौर पर कप्तान साहब, बाकी लोग, अब वो परफॉर्म करेंगे। और आज का मैच इंडिया के साथ इतना आसान मैच नहीं होगा। माज़ूक़त होता है, माजी में हमारा होता रहा कि टीम के कुछ प्लेयर गिरे तो टीम पूरी ढेर हो गई, और इंडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा, फिर हम चूँकि अपने होम ग्राउंड में इंडिया के साथ मैच नहीं खेल पा रहे बहुत अरसे से, उसका भी हमें एक माइनस पॉइंट होता है। और बाज़ूक़त तक जब अदर कंट्रीज़ में जाके खेलते हैं तो उस पर इंडियंस, आपको पता है, ओवरसीज वो भी बहुत ज़्यादा है, वो अपना एक होम ग्राउंड का मंजर पेश करना शुरू कर देते हैं। तो ऑडियंस का और होम ग्राउंड ना होने का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा दुर्रे ने, आप अब तक जितने एशिया कप हुए वो इंडिया जीता, वनडे अगर मैचेस का कंपैरिजन करें तो वो पाकिस्तान के नाम रहे, यानी थोड़ा सा प्रेशर है भी, बल्कि अच्छा खासा प्रेशर है। नहीं, मेरा तो दिल कह रहा है कि ये इंशाल्लाह कप हम जीतेंगे, पता नहीं क्यों। जी बिल्कुल, मैं ना ये बताऊं कि ये बड़ा अच्छा मैच होगा कि आज के दिन एक मैच हो रहा है तो दूसरा हड़ताल है शहर में, जिसकी वजह से लोग टीवी के सामने बैठेंगे और लोगों को टाइम मिलेगा। और जो ताजर बरादरी हमारी, या शहर के जो कारोबारी लोग हैं, वो क्योंकि हड़ताल पर है, वो भी आज मैच देख सकेंगे। लेकिन मैं इस हवाले से, मैच के हवाले से थोड़ा सा कहूँगा कि हम इंडिया का मुकाबला करते हैं क्रिकेट में, कि क्रिकेट में इंडिया का मुकाबला करना चाहिए, तो हमें इकोनॉमी में इंडिया का मुकाबला करना चाहिए, हमें डॉलर का भी बाइकॉट करना चाहिए, ताकि डॉलर की जो कीमत बहुत ज्यादा ऊंची चली गई है ये भी नीचे आ सके और महंगाई कंट्रोल हो सके। हमें ये भी साथ तैयार करें और हम इंडिया का हर शोबे में मुकाबला करें। वो अगर चांद पर गया तो हम भी चांद पर जाने के लिए सोचें। हम इंडिया का हर फील्ड में, सिर्फ क्रिकेट में मैदान में मुकाबला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। ये वाकई खोखर साहब ने जो जज्बे का इजहार किया है, ये मैच से कहीं बढ़कर जज्बा है। वाकई आपको इस चीज को भी, और माजी में भी खोखर साहब इंडिया के खिलाफ जो है ना, आपको पता है कि बहुत जज्बाती हो जाते हैं। मैं इस चीज की गवाह, और आज आपने उनको बिल्कुल आज कर दिया। और ये सजेशन बड़ी जबरदस्त सजेशन है कि अगर आप आज दुआ कर ही रहे हैं पाकिस्तान जीतने की, तो पाकिस्तान की मुआशी और दूसरे मुस्तकबिल की दुआ भी साथ साथ डॉलर का बाइकआउट करें बस। बिल्कुल सही कहा। गुड लक बोलना चाहेंगे टीम पाकिस्तान को। हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात जो हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान जीते और जीत पाकिस्तान का नसीब हो। लेकिन खोखर साहब वाली बात भी, हमें आज इस चीज़ का भी तहिया करना है, अहद करना है कि हमने हर तरह से मुकाबला करना है, सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं, बल्कि हमने कोशिश करनी है कि पाकिस्तान हर तरह से पूरी दुनिया में आगे रहे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी अपनी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबरें हमारे पास क्या हैं। ट्रांसपोर्ट मालिकान ने रातों रात किराए बढ़ा दिए, किरायों में 50 से 200 रुपए तक का इजाफा। प्राइवेट अस्पतालों का मरीजों की जिंदगियों से खेलने का इंकशाफ, तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। कोरोना वायरस से एक बार फिर सर उठाने लगा। कोरोना वायरस में मुब्तला 2 साल का बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। तमाम यूनिवर्सिटीज को ड्रग एंड नार्कोटिक्स फ्री करने का फैसला। वेलकम बैक वंस अगेन। पहली खबर की तरफ आएंगे। आज की लीड स्टोरी है किरायों में इजाफा, ट्रेन का सफर भी महंगा।
अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी बात थी, ये होना ही था। जब आपके पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो मैं तो कल कपड़ों की बात कर रही थी, मेकअप की बात कर रही थी, सब्जियों की बात कर रही थी, ये तो अल्टीमेटली पेट्रोल से चलने वाली चीज़ें हैं। अगर आपने सफ़र करना है तो ये तो बढ़ने ही बढ़ने थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और मेरा ख्याल से सही भी है। जी बिल्कुल ना, जो बसों पर सफ़र करते हैं वो लोग होते हैं जो गरीब लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होता है। जो हायर मिडिल क्लास होता है उसके पास तो अपनी गाड़ी होती है, चलो वो पेट्रोल महंगा भी अगर हो जाए तो वो अफोर्ड कर सकता है। ये जो गरीबों की सवारी आती है, गरीबों की सवारी भी महंगी हो गई है। अब रिक्शे वालों ने भी किराया बढ़ा दिया है, चिंची रिक्शे वाले ने भी शहर में किराया बढ़ा दिया है। और बसों में सफ़र करते हैं कौन, स्टूडेंट सफ़र करते हैं, मजदूर तबका सफ़र करता है, लोअर मिडिल क्लास के लोग सफ़र करते हैं, गरीब लोग सफ़र करते हैं। लेकिन उनका भी देखें, अब जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है तो वो कीमत उन्होंने ऑटोमेटिकली बढ़ा दी है। और हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमत को कंट्रोल करें, जिसकी वजह से आज जो वो बिजली के बिलों के वाले से भी हड़ताल हो रही है शहर में, तो चलो पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल किया जाए। और इस वाले से अगर कहीं दुनिया में किसी भी कोने से अगर सस्ता पेट्रोल मिलता है तो हुकूमत सस्ता पेट्रोल खरीद कर अपनी आवाम को सस्ता पेट्रोल दे, ताकि ये देखें अब स्टूडेंट, मजदूर, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग कहाँ सफ़र करें। चिंची रिक्शा, चांदगढ़ी रिक्शा, हर चीज़ की कीमत किराए बढ़ गए। आज वो अभी टीवी पर सिटी फटू पर खबर चल रही थी कि ट्रेन के किराए में भी 5% इजाफा कर दिया गया है, और ट्रेनों का सफर भी महंगा हो गया है। अब ट्रेन में कौन सफर करता है? यही लोअर मिडिल क्लास लोग सफर करते हैं। बाकी तो डाइवो पर चले जाते हैं, या एसी कोचों पर चले जाते हैं, या अपनी गाड़ी पर चले जाते हैं। और वो एक आम बंदा जो है वो पिस रहा है, वो कहाँ जाए? अब सब्जियों की कीमतें, किचन की कीमतें, बिजली की कीमतें, हर चीज महंगी हो गया। और एक बंदा जो खुदकुशी ना करे तो क्या करे? और हुकूमत जो है अब ऊपर से निगरान हुकूमत है, जिसका कोई मैंडेट नहीं है, वो ना उसने इलेक्शन लड़ना है, ना उसने कल को आवाम से वोट लेना है, उसको क्या, कीमतें बढ़ती हैं तो बढ़ती रहें। लेकिन अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। इसमें है ना, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये होना था। लेकिन मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये इस स्टेज पे क्यों होना था। क्या हमारी इंतज़ामिया, हमारी हुकूमती नुमाइंदे, हमारे बाकी रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो छुट्टियों पर हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो कहाँ पर हैं? ये काम उनका था, ये किराए बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी करना, ये सब इशू करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और ये मैंडेट उनका है कि वो सोचें कि 5 रुपए बढ़ाने हैं या 500 रुपए बढ़ाने हैं। ये किसी फर्द वाहिद को, किसी ट्रांसपोर्टर को, किसी XYZ को इख्तियार नहीं है कि वो असर खुद किराए बढ़ा के बैठ जाए। और इसमें ये सितम है कि हर किसी ने अपने अपने ताई किराए बढ़ा दिए ना, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वीक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो फैसले एडमिनिस्ट्रेशन ने करने थे, जो इख्तियार उनका है, जब वो आवाम इस्तेमाल करेगी तो क्या करेगी? आप मुझे बताएं। जिसका जो दिल करेगा वो करेगा। तो हम एक तो सो रहे हैं जी, हमारी तो ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो सो रही है। उनको नहीं पता जी कि हमने ये किराए भी बढ़ाने थे इससे पहले कि लोग खुद बढ़ा ले। अब बात जो खोकर साहब ने की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पूरी दुनिया में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को महंगा करते हैं, उसके फ्यूल, उसकी पार्किंग, उसकी एंट्री एग्जिट टिकट्स, जिधर जिधर उनका वो टोल होता है उसको डबल ट्रिपल कर देते हैं ताकि डिस्करेज करें और लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो। हमारे पर दो इश्यूज हैं, एक तो प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, फिर जहाँ है वहाँ पे हमने गाड़ियों वालों को इतना फैसिलिटेट किया हुआ है कि लोकल लोगों की अहमियत ही खत्म हो गई है। फिर अब हमारे प्रेशर जितना मेट्रो बस पे, ऑरेंज लाइन पे, स्पीडो बस पे, लोकल ट्रांसपोर्ट पे, ट्रेनों पे पड़ चुका है, हमें अब उसको फैसिलिटेट करने का, थोड़ा सा सब्सिडाइज करने का और फार्मूला बनाना होगा। गरीब बंदा जो है ना अब 3 चीज़ों से मरता है, घर की ग्रोसरी से, आपकी ये बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस के बिलों से, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन से। बिल्कुल। तो अब वो तीनों तरह से जब मारेंगे तो फोकस साहब बात ठीक कर रहे हैं कि वो खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को उसी तरह जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिस तरह वो बाकी महाजों पे ले रही है। जिस तरह सेहत के, तालीम के, दीगर मामलात पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जिम्मेदारी के साथ मुजाहरा कर रही है, उसी तरह ट्रांसपोर्ट माफिया को भी लगाम और नकेल डालने की जरूरत है। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, जो लोग मजबूर हैं उनकी मजबूरी से तो अच्छा खासा फ़ायदा उठाया जा रहा है। इंतज़ामिया का काम है जाके बस अड्डों पर चेक एंड बैलेंस रखना। अब इंतज़ामिया मुझे बताएं क्या करेगी? जिस इंतज़ामिया को ये फिक्र नहीं है, इंतज़ामिया में सब्जियों की कीमतें तो इंतज़ामिया में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला की बात नहीं होती, इंतज़ामिया में उन लोगों की बात होती है जो हमारे टैक्सों से पैसे ले रहे हैं। ऐसे ही है, वो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें सेक्रेटरीज हैं, RTA है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका ये काम है कि अगर एक चीज़ पे प्राइस हाइक होनी है, नहीं होनी, ये वो तयन उन्होंने करना है। बिल्कुल। और अगर जो जस्टिफाइड बनती है किरायों में इजाफे का, ये तयन उन्होंने करना है। लेकिन आप मेरे से लिखवा के रख रहे हैं दुर्रे नायाब, ये आप काम होने वाला नहीं है। जिसका जो दिल करेगा वो महंगाई के नाम पर, पेट्रोल महंगा होने के नाम पर नहीं करेंगे ना, जब आप अपना फैसला नहीं करेंगे तो फिर कोई तो करेगा ना। मुझे बताएं आप, अगर खुदा ना खासा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, अनहोनी बात,
ना मेरी किसी बात से गलत मतलब लिया जाए, लेकिन अगर इंसाफ भी नहीं मिलेगा, अगर फैसले नहीं होंगे तो फिर लोग गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में खुद लड़ते मरते झगड़ते पंचायतें लगाते नजर आएंगे। एक सिस्टम होता है ना। थोड़ी देर पहले सिटी फॉर टू पर, सॉरी, एक नेशनल चैनल पर 24 चैनल पर मैंने खबर देखी है कि स्वात के जो ताजर हैं उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी है, सिर्फ बिजली के बिलों के हवाले से, महंगाई के हवाले से। अब देखिए इसका अगला एंड क्या होता है कि तंग आमद बजंग आमद होता है। तो फिर वो लोग क्या करेंगे, लोग खुदकशियां करेंगे। अगर खुदकशी से मसला नहीं हल करेंगे तो वो हुक्मरानों को कत्ल करने पर निकलेंगे, बाहर एक इनकलाब आएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, और जो गुस्सा अंदर ही अंदर, जो लावा अंदर ही अंदर पक रहा है, वो एक दिन बाहर तो बाहर निकलना है। और जब बाहर निकलेगा तो हुकूमत को चाहिए कि उस गुस्से को डरे, उसके डरे, उस वक्त से डरे कि जब इनके इक़्तिदार के जो दरवाजे हैं वो तोड़ दिए जाएंगे तो अभी अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे रिलीफ अवाम को दिए जा सकते हैं। अब जैसे ये ट्रांसपोर्ट महकमा है, तो महकमा ट्रांसपोर्ट कहाँ गया कि ट्रांसपोर्ट की अगर कीमतें बढ़ी हैं तो उसको एक रैशनलाइज किया जाए कीमतों को, हुकूमत खुद उसका नोटिफिकेशन करे, उनको बुलाकर ट्रांसपोर्टों को एंगेज करे, ट्रांसपोर्टर को एंगेज किया जाए। मुझे तो आपकी मतलब कि शायद आप मुझे बात से इत्तफाक ना करें कि आपका वफाकी हुकूमत, निगरान और सूबाई हुकूमत में उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सही कहा, क्योंकि निगरान सूबाई हुकूमत इतनी जिम्मेदार, मोहतात, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल और सोच समझ के बात करती है। वफाकी हुकूमत को ना पता है, हमने जो निगरान हमारे वज़ीर आज़म साहब आए हैं, माजरत के साथ मैं उनसे माफ़ी भी पहले मांग लेता हूँ कि ना उनको ये पता है कि मैंने कौन सी बात कहाँ करनी है, ना उनको ये पता है कि मैंने अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कना है, नहीं छिड़कना, कौन सी जगह पे मैंने उनको कल का उनका बयान बड़ा मुज़ाहिर लग रहा है। वो कह रहे हैं इतनी भी महंगाई नहीं हुई है कि मैं तो हैरान होता हूँ बनाने वालों ने कि उन्होंने ईस्ट और वेस्ट को बना के खड़ा कर दिया। सही बात है कि एक तरफ इतना इंसानों की हमदर्दी करने वाला निगरान वज़ीर आला और दूसरी तरफ लोग मर रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि इतनी महंगाई नहीं हुई है कि लोग पहिया जाम हड़ताल पे आ जाएं। और ये वो अगले प्रोसीजर बता रहे हैं जो उनका काम नहीं है। जो काम नेपरा और वापडा का काम है ना, वो खुद भी बता रहे हैं जी अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ट्रांसफार्मरों से बिजली बंद कर देंगे, अब हम ग्रिडों से बंद कर देंगे। भाई आपका ये काम है, बिल्कुल आपका काम रिलीफ देना। अगर असल रिलीफ नहीं दे सकते, आया फर्क नहीं ना पड़ता उनको, उनके पास से नहीं ये चीजें गुजरती। जब आप एक चीज से एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे तो आपको उसका क्या फायदा होगा। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो आज शटर डाउन होने जा रही है इसका इम्पैक्ट क्या है? इससे कबल जिस दिन से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, हर रोज एहतजाज हो रहा है, हमारे अपने शहर में हर इलाके में एहतजाज हो रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ। इस एहतजाज, इस शटर डाउन जो हड़ताल है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि एक मैसेज स्ट्रांगली तौर पर हुक्मरानों को जाएगा, और उसके बाद ये इंटरनेशनल डोनर अदारे हैं, जो IMF हैं या दूसरे अदारे हैं, जो गैर मुल्की जो टीमें या सफारतखाने जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उनके लिए भी एक मैसेज आएगा कि पाकिस्तान में एक आम बंदा सड़कों पर निकल आया, एक आम बंदे ने हड़ताल शुरू कर दी है। और इस हवाले से एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है ना, जहां हुकूमत पर पड़ेगा, वहां पर डोनर एजेंसियां जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है, उन पर भी पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये देखो पाकिस्तान, ये जो बैनुल कौमी नशरियाती इदारे हैं, वो क्या आज खबर नहीं चलाएंगे कि पाकिस्तान में हड़ताल होगी? क्या BBC CNN खबर नहीं चलाएगा? क्या अल जजीरा TV खबर नहीं चलाएगा? तो उस हवाले से फिर एक इंटरनेशनल एक मूव भी शुरू होगी और एक मैसेज आएगा आप आवाम को कहां तक लेकर जा रहे हैं। और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस पर एक्टिव हो जाएंगी। वो आपको पता है इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं वो मैदान में आ जाएंगी। इस हवाले से ये एक अच्छा कदम है, हड़ताल हो रही है, मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूं। मैं खुद इसका हिस्सा हूं, मैं खुद भी हड़ताल पर हूं आज, लेकिन प्रोग्राम में आप बैठा हुआ हूं, लेकिन ये हड़ताल होनी चाहिए। अच्छा, अब ये बात है आपने कायम रहना है। अब आज कोई खोखे साहब खबर नहीं देंगे क्योंकि वो हड़ताल पे, अगर खोखे साहब की खबर फाइल करेंगे ना मैडम तो आज ये ना हम फिर अलल ऐलान खोखा साहब ने कहा कि मैं आज हड़ताल पे हूँ। बिल्कुल, मैं पूरी कौम के साथ हूँ आज, मैं पूरी कौम के साथ हड़ताल पर हूँ। फिर जैन साहब को आपको सपोर्ट करना चाहिए। आज आपको आज खबर नहीं, आपने कोई फाइल, आज खबर को फिर फाइल नहीं होगी, प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। देखिए आज अगर हमारी ताजर बरादरी ने और सीरियस नोट हमारे बाकी दोस्तों ने जो अपने पेट में पत्थर बांध ही लिया है, आज अपने कारोबार की कुर्बानियां दे रहे हैं। कितना नुकसान है एक दिन आपका, एक दिन में करोड़ों का नहीं, आज सिर्फ लाहौर में अरबों का नुकसान। सही कह रहे हैं, ठीक है। और इसके मकसद लेबर है जी, असल नुकसान उनको पहुंचेगा। इसका मकसद 2 या 3 होता है कि एक इंसान जो है ना वो आखिर कितना तंग आ जाता है कि वो अपना कारोबार बंद करके घर चला जाता है, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर कितना गुस्सा होता है कि उसका कथारसिस जब नहीं हो रहा होता, सरकार या हुकूमती नुमाइंदे उसको नहीं सुन रहे होते, तो वो अपने कथारसिस किस चीज़ पे निकालता है? वो अपने ज़ात पे अपना नुकसान करके निकालता है। तीसरा इम्पैक्ट वही बात है कि इंटरनेशनल इदारों को, इंटरनेशनल सफारतखानों को ये एक इतना नेगेटिव मैसेज आएगा और स्ट्रॉन्ग जाएगा कि उस पर फिर दबाव आएगा।
और तीसरी बात मैं फिर मशवरा देता हूँ कि हमारी वफाकी हुकूमत को सोच समझ के और अपनी ज़ुबान पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। हम जो कहते हैं, जो करते हैं, उसका असर हमें भुगतना पड़ता है। तो खुदा के लिए ऐसी बयानबाजियां ना दें। हमें भी नज़र आ रहा है भाई कि महंगाई क्यों हो रही है, हमें भी नज़र आ रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें भी नज़र आ रहा है कि भाई इकोनॉमी डाउन हो रही है, हमारे पास जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। तो आप कौन सी नई बात बताते हैं लोगों को? आप क्यों लोगों को अफरा तफरी की तरफ लेके जा रहे हैं? क्यों सिविल नाफरमानी, आप सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं? तो आप इस चीज़ से इज्तनाब करें। मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि आप एक छोटी सी बात करते हैं, एक छोटी सी खबर चलाते हैं, हम लोगों को, आपको भी इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ही बड़ा और वाइडर ब्लास्ट की तरह होता है। बिल्कुल आपसे। और आजकल ये चीजें लोगों के दिमागों पर असर कर रही हैं। तो हमें सोच समझ के जिम्मेदारी का एहतियात के साथ लिखना, पढ़ना, बोलना चाहिए। हमारी चीज़ें जो है ना लोगों के दिलों पे, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि गरीब को अब चीर के गुजर रही हैं। जो हम महंगाई की बात करते हैं, जो हम आने वाले दिनों का कोई अहवाल बताते हैं, आपने तो अच्छा किया है कि आप प्रोग्राम में अब आने वाले दिनों की बात नहीं करती, आप शुरू में करती थी, तो अब आप शुक्र है कि नहीं करती। क्योंकि निगरान सेटअप जब आ रहा था तो आपने कहा था कि क्या होगा, तो मैंने कहा था कि महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। तो अब आने वाली बातों से हम भी बताने से गुरेज करते हैं कि जो होना है वो तो हो रहा है। अच्छा, मैं तो कहती हूँ, मैंने कल भी ये चीज़ डिस्कस की कि उम्मीद होती है ना एक कि अच्छा अब हालात बदल जाएंगे, आपकी नई हुकूमत अगर कोई आएगी, इलेक्शन होंगे, शायद कुछ अच्छे की उम्मीद। अब वो भी नहीं, आप हमें उम्मीद थी कि हालात बदल जाएंगे, ख़त्म होती जा रही थी। अब हमें उम्मीद है कि हालात संभल जाएंगे, वो भी ख़त्म होती जा रही है। अब हमें उम्मीद है कि खुदारा कुछ लोगों की, गरीबों की एक स्लैब जो हमारी है सबसे कम तकबे की, उनकी ज़िंदगियाँ बच जाएँ। अब वो हम तो उस उम्मीद पे आ गए हैं। अल्लाह करे कि कुछ इनको होश आ जाए सारों को, और ख़ास तौर पे जो हमारी वफाकी हुकूमत जो बहुत समझदार अपनी तरफ से है, उनको कुछ थोड़ी पता लगे कि इस तरह की चीज़ों को हैंडल करते हैं। बड़े बड़े बयानात, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। जिन लोगों के ऊपर बीत रही है असल में जाके उनसे पूछें कि किस तरह से वो अपना गुजर बसर करें। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सरकारी हॉस्पिटल्स पर तो एतमाद नहीं था किसी का। जो हालात देखे उसके बाद तो बहुत सारे लोग सरकारी हॉस्पिटल में अब जाने से डरने और घबराने लगे हैं। अलबत्ता निगरान सीएम साहब हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और अस्पतालों के हालात बेहतर करने के लिए कोशां हैं। इमरजेंसी से लेकर वो मेरे ख्याल से वॉशरूम्स तक जाके चेकिंग कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल जिस पर तो सभी एतबार करते हैं कि अच्छा जी डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, चूँकि इलाज बहुत अच्छा होता है, पैसे अच्छे खासे ले रहे हैं। लेकिन खबर यह है जी, सेहत कार्ड पर कम मेयार के लेंस आंखों के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने के लिए तहकीकात के लिए 6 रुकनी तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील दी गई है। जी खोकर साहब। बिल्कुल, ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें जो लेंस है वो सब स्टैंडर्ड डाले जाते थे, जिसकी वजह से लोगों की भलाई का जो है ना इशू बन रहा था। और हुकूमत को बहुत वाले इस वाले से स्कैंडल सामने आए कि प्राइवेट अस्पतालों में नहीं, सरकारी अस्पतालों में भी इस तरह था कि लेंस के वाले से कि लेंस सब स्टैंडर्ड डाले जाते हैं, लोगों से ज़्यादा पैसे बटोर लिए जाते हैं और सब स्टैंडर्ड और लो क्वालिटी के लेंस डाले जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लेंस के वाले से, आई साइट के वाले से लोगों को मसाइल थे। तो प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम जो वीसी थे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के, वह रिटायर हो गए। उनकी सरबराही में एक ऑडिट कमेटी के महकमा स्पेशली हेल्थ केयर ने डिक्लेयर किया है और वो ऑडिट कमेटी जो है वो इस बात की इंक्वायरी कर रही है ताकि वो, लेकिन अब देखें अब इंक्वायरी हो भी जाएगी तो इंक्वायरी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी। अगर कोई कार्रवाई हो भी गई तो जिनकी आंखें चली गई, जिनकी बनाई चली गई, जिनमें आपको पता है एक दफा लेंस डाल जाए तो दोबारा लेंस नहीं डलता। अच्छा। दोबारा लेंस नहीं डलता होता, एक ही दफा लेंस डलता होता है। वो तो बेचारे सारी जिंदगी के लिए नजर का मसला बन के बैठ गए ना, वो उनका क्या हुआ। लेकिन और आपकी आंखें कितनी बड़ी नेमत है और उसके साथ भी कोई ये कर रहा है। दुर्रे नायाब आम मरीज को तो ये और उनके लवाई कि इनको ये राइट भी नहीं होता कि आया वो ये चीज़ें कंफर्म कर सके, क्वालिटी इंश्योरेंस कोई दे सके कि आया वो इतने पैसे अगर लेंस के लिए दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी उसको एक्सप्लेन करें। यहाँ पे तो डॉक्टर लड़ने बैठ जाते हैं, तो मरीज बेचारा डर से कि जी इन्होंने इलाज करना है, पूछने की भी सकत नहीं रखता। देखिए, हम अस्पतालों में फ्रीक्वेंट विजिट्स में मैंने जो लोगों के हालात देखे हैं ना, वो मेरे लिए बड़े दिल गिरफ्तार थे। क्योंकि एक पेशेंट को तो मैंने ये भी कहते सुना है कि आज के बाद हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमें यहाँ लाने के बजाय अपने पास बुला ले। वो तो अब ये भी नहीं चाहते कि इन लोगों के मुंह देखें, मतलब कि इन लोगों को इतना भी एहसास नहीं है कि ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं
इनको अल्लाह ताला ने खुदादार सलाहियतें दी हैं, ये मसीहाई करते हैं, ये लोगों की ज़िंदगी बचाने का ये खुदादार सलाहियतें ये अल्लाह ताला का देखें, अल्लाह ताला ने एक अपना जो है वो ज़र्फ़ जो अपना जो एक उनका एक मैं कहता हूँ कि जो सलाहियत है वो किसी डॉक्टर को दे दी कि वो किसी की ज़िंदगी बचा सके। कितना बड़ा अल्लाह ताला कितना बड़ा ये करम है, कितना बड़ा ये एहसान है। इसको इस समझने की बजाय उनके अंदर अकड़, लोगों से मिसबिहेव करना, फिरौनियत आ जाना, इंसान को इंसान ना समझना, मरीज बिलबिला रहे होते हैं आराम से पास से ये भी ना सोचना, बिल्कुल ये भी ना सोचना कि कोई मर रहा है, किसी को मैं देख लूं, किसी को रुक जाऊं, कोट पहने हैं, टाइयां लगाई हैं, बेहतरीन किस्म के स्टड लगाए हैं, परफ्यूम लगाई है, 6-7 बंदे आगे पीछे डायरियां उठा के फिर रहे हैं, लेकिन बंदा मर रहा है। अच्छा, आपको मैंने पिछले विजिट में भी बताया कि एक ऐसा बंदा था जो रो पड़ा, उसने वज़ीर आला के पाँव पकड़ने की कोशिश की, जो कि उन्होंने रोक लिया। उसका मसला क्या था कि 20 दिन से उसकी वालदा एडमिट है, 20 दिन से कोई चेक नहीं करने आया। अब अंदाजा ठीक है, जनरल हॉस्पिटल की बात है, जनरल वार्ड की बात है, वहाँ पे उन्होंने सारे काम छोड़े, उसके साथ गए, उसकी वालदा से खुद इंक्वायर किया, फाइल मंगवाई, सेक्रेटरी समेत, MS समेत, चेयरमैन सब लाजवाब थे इस बात पे कि जी जवाब दे कैसे, क्यों 20 दिन से कोई चेकअप नहीं कर रहा। एक बंदा और आया उकाड़ा के, मुझे दिखा है, हम साथ होते हैं, दिल पे लिखे ना एक केस, मुझे आज तक याद है। अच्छा, उस दिन उसके 20 दिन का काम 20 घंटे का 2 घंटे के अंदर सब कुछ हो भी गया। भाई अब मुझे ये बताएं कि जब ये सारे काम आपने एक वज़ीर आला के आने पर ही होने हैं तो आप सारे घर चले जाएं, आप घर चले जाएं, फिर वज़ीर आला 1-1 घंटा लगा के हर अस्पताल जाके खुद एडमिनिस्ट्रेशन में चला लेंगे, बता भी देंगे कि जी कि अना का इलाज दुरान है आपका, खोखर साहब कर लें जी, ये बड़े मुस्तहिक है, बड़े ज़रूरी है, बड़े आए हैं, मर रहे हैं 2-3 हफ्तों से। भाई अगर ये सारे काम उन्होंने ही करने हैं तो फिर आप लोग सारे घर चले जाएं। कोई इंसान को अपनी नौकरी की, अपनी तनख्वाह की, जायज़ हलाल की कोई शर्म होती है कि आप ये छोड़ दें नौकरी की, तनख्वाह की, आपने अल्लाह ताला को जवाब देना है, आपने अगले जहां जाना है और अल्लाह ताला रहम करे। आज ये किसी पे वक्त है, कल आप पे भी। मैंने एक प्रोग्राम में ये बात आपसे की थी कि मेरी अपनी फैमिली में एक पेशेंट को जरूरत पड़ी, डॉक्टर मेरा क्लास फेलो था, उसने मुझे कहा कि यार मैं तुम्हारा प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन जरूर कार्ड पे कर दूंगा। ये उस वक्त की बात है जब यास्मीन राशिद साहब होती थी, लेकिन तुमने दवाइयाँ यहाँ से नहीं ली, ठीक है, दवाइयाँ तुमने अलहदा पैसे खर्च करके, आपको रूम, सर्जन फीस, हर चीज़ कार्ड से हो जाएगी, कोई इशू नहीं, लेकिन आपने दवाइयाँ फुल पेमेंट पे अच्छी फार्मेसी से जाके लेके आनी है जो हम आपको लिख के दे देंगे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान मुश्किल काम है आपके लिए, मेरे लिए तो आसान काम है, चलो मैं ले आऊँगा बाहर से जाके। तो आप कहते हैं वो बात की बात है। फिर जब थोड़ी बात हुई, मुझे उसने बताया, तो वो बात यही निकली कि वो जो दवाइयाँ फार्मेसी में रख के प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहे हैं वो इंतहाई सब स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से वो रोकता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है फैमिली है, रोज़ गिला पड़ना है अच्छी बात नहीं है। कोई वैसे भी अच्छे दिल का भी इंसान होता है, वो बता देता है जी कि सर्जन तो 2 नंबर नहीं आ सकता, कमरे में कोई फर्नीचर सहूलियत तो 2 नंबर नहीं हो सकती, लेकिन अदविया जो यहाँ पे दे रही है हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, आप दवाइयाँ बाहर से लाएँ, किसी भी अच्छी फार्मेसी से ला के दें और इंशाल्लाह ऑपरेशन करवाए, माइनर से ऑपरेशन का हो गया। उस वक्त ये हालात थे, उस वक्त ये चीज़ें हो रही थी, उस वक्त 100 किस्म की इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, तो उस वक्त की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहबा को नहीं पता था, ये लोग सो रहे थे, इन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं था। आज किसी शख्स को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए मासूम बनना, मजलूम बनना तो ज़रूरी है, लेकिन जो आपके नीचे हो रहा था, आप इस दुनिया, इस कौम को हिसाब ना दें, लेकिन आपको अल्लाह को हिसाब देना होगा ना। तो मैं ये कहता हूँ कि जब ये चीज़ें हो रही थी, मीडिया आवाज़ उठाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम ये सवाल करते थे तो मोहतरम हमसे बदतमीजी करती थी, हमारे गले पड़ती थी, मैं कहती हूं तौबा, ठीक है, आपके सामने चीजें हैं, तो वो क्या था जी कि हमें सवाल ना करें, और आज वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, खोकर साहब तो कहते हैं चल इंक्वायरी की बात आगे नहीं थी, लेकिन इंक्वायरी में दूध का दूध और पानी का पानी सच होकर सामने आएगा। बाकी अगर ये फैसला नहीं करेंगे, सजा और जजा का तयन नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात तो गरीब के साथ खड़ी है। लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा से लोगों को ये चीज़ें रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है, उन्होंने एहतियात करनी है। अलबत्ता डेंगू के हवाले से तो जिस तरह केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हम हर रोज़ कह रहे हैं एक बार फिर कोरोना का खदशा है। दुर्रे नायाब, क्या हमें वो दोबारा चीज़ें रियलाइज़ कराने की? और इस वक्त शहर के अंदर लोग बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं और उनको इससे लग रहा है कि ये मौसमी सीजनल तब्दीली, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी वजह से हमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार,
ब्लड प्रेशर हाई रहना है, कुछ हार्ट के लोग जो हैं वो मोहतात हो रहे हैं। आजकल तो मैं जिस किसी से भी मिल रही हूँ हर किसी का गला खराब है। एग्जैक्टली, लेकिन आप अगर इस वक्त इस स्टेज पे रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दें तो शायद ये रेशो कहीं ज़्यादा चली जाए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस। और आप अगर कोई जिम्मेदार डीसी होते जिस तरह कैप्टन उस्मान साहब थे या कोई थे, तो अब तक रैंडम टेस्टिंग शुरू हो चुकी होनी थी। बिल्कुल। हमारे पास क्या है, किटें पड़ी हैं, सड़ रही होंगी स्टोरों में। हमारे पास जो डेंगू टीम है, जो हमारे पास कोरोना टीम है, जिस वक्त हमने उनको यूटिलाइज किया था, बनाया था, मैकेनिज्म था, फ्यूल था, गाड़ियां थी, सब कुछ पड़ा है, लेकिन हमने उसको यूटिलाइज नहीं करना था क्योंकि काम करने का दिल नहीं है ना, या अल्लाह ताला ने इनकी जो है ना वो हिस्स मार देते हैं फैसला साजी है कि जी कि अब हमने ये काम करना है। लेकिन जब जाती फायदा कहीं ब्यूरोक्रेसी को हो रहा होगा ना तो ये फौरन जिंदा हो जाते हैं। जिस तरह कब्र से निकल के मुर्दा एकदम जिंदा नहीं होगा, वो वाला मंजर नजर आ जाता है कि अब हमने फायदा लेना है तो अब हम जिंदा हो जाएंगे। इस वक्त लाहौर शहर में लोगों की हेल्थ को देखते हुए रैंडम टेस्टिंग की अशद जरूरत है, लेकिन कहीं पे भी एक मकाम पर भी आप रैंडम टेस्टिंग नहीं कर रहे। और लोगों का भी रद्दमल यही है कि बुखार अगर किसी को हो रहा है, 4 दिन रह रहे हैं, 5 दिन रह रहे हैं, तो भाई क्या करें ना, क्या करें? पैराडोल तक तो मिल नहीं रही, क्या करें? मुझे बताएं, आपको बचपन से लेके हमें भी बुखार होता था, हम पैराडोल खा लेते थे। अब अगर वो भी नहीं मिल रही तो वो क्या करें? मुझे बताएं ना, अगर एक बंदे को बुखार हो रहा है, उसको पैराडोल भी नहीं मिलनी तो बेचारा वो क्या करेगा? वो कहाँ जाके किसके आगे सर पिटा के क्या करेगा? वो मरता खपता नौकरी पे, दिहाड़ी पे, मजदूरी पे जाके अपना दिन का सर्कल चलाएगा कि वो इन अल्ले तल्लों में पड़ा रहेगा जहाँ पे उसको मेडिसिन भी नहीं मिलनी। बिल्कुल ऐसे। तो वो तो इसलिए मजबूर है ना, वो इसलिए तवज्जो दे रहा है। फिर आप मुझे बताएं कि कोरोना के जो टेस्टिंग थे जी, बड़े दावे किए जा रहे थे पहले जी कि हमने वो पता नहीं 100 में कर दिया, 150 में कर दिया, कहीं पे ऐसा नहीं, कहीं पे ऐसा नहीं। मैं भी बड़ा माजरत है, कहीं ऐसा नहीं है। इस स्टेज पे रैंडम टेस्टिंग हो नहीं रही, सस्ता टेस्ट हमें मिल नहीं रहा। अगर हमें एक जो डॉक्टर्स ने उस वक्त कहा था जी कि अगर आपको बुखार इस साल में तो आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन रेस्ट करें और अगर बहुत शिद्दत बढ़ जाए तो पैराडोल ले लें, ठीक है? पैराडोल हमें मिल नहीं रही, अब मुझे तो क्या करेंगे कोरोना? बिल्कुल आपने सही कहा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी। खोकर साहब मुझे वाइंड अप करना है, एक कमेंट चाहिए जी बिल्कुल। और डेंगू के हवाले से मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ लाहौर, रावलपिंडी और शेखुपुरा 3 जिलों में है और हुकूमत से अभी तक डेंगू कंट्रोल नहीं हुआ। और डेंगू का स्टाफ की पढ़ते रहते हैं, कभी तरह का मसला होता है, कंट्रोल करके दिखाया गया। बहुत अच्छा, आपके पास एक फ्रेमवर्क भी मौजूद है, बस आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ दौर में देखें कि डेंगू ब्रिगेड काम करता था, डेंगू का स्टाफ काम करता था, लेकिन अब डेंगू के मुलाजमिन को तनख्वाही नहीं मिल रही। डेंगू का जो स्टाफ रखा है उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने करप्शन किया है, वो भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और तनख्वाहों में ईडीओ जो हेल्थ है उसने और डीसी ने, साहब का डीसी जो है ना, उन्होंने करप्शन पैसे कमाए हैं, वो भी सामने आ चुका है, लेकिन अभी तक डेंगू कंट्रोल नहीं हो रहा। नहीं, वो उस चक्कर में चले भी तो कहीं गए ना। फिर आपको बहुत अच्छी तरह पता है, बिल्कुल आपके साथ तो एक ऐसे बहस भी हुई थी तो उस पर बात। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अभी ये चीजें ना कंट्रोल की गई, पानी सर से गुजर गया, आज एक केस रिपोर्ट हुआ है, खुदा ना खास्ता हम हर रोज ये चीजें अगर आपसे शेयर करते रहेंगे तो फिर बात का अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, मुझे लगता है पानी सर से गुजर चुका है। अब हमें 3 या 4 महीने अब इसको बर्दाश्त करना है। दुआ करें अल्लाह ताला से कि अब हम बचें, इस पे ज्यादा फैले। बहुत खतरनाक है ये। अब आप जितनी एहतियात कर सकते हैं अपने तौर पर, जो आप मैयर्स ले सकते हैं प्लीज वो लीजिए, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपके फेवरेट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ना सिर्फ ख़वातीन, मर्द हजरात भी, बहुत सारे जो लोग हैं हमें एक्टिव नज़र आते हैं, परेशान भी नज़र आते हैं अपनी स्किन केयर को लेके। मौसम जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, जब आपके चेहरे पे पसीना आता है तो बहुत सारे लोगों को स्किन के बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। ऐसे में आपने अपनी स्किन की हिफाजत कैसे करनी है? एक्नी बहुत सारे लोगों को हो रही है, फिर एक्नी के बाद जब वो दाने ख़त्म हो जाते हैं, काले निशान रह जाते हैं, स्किन पे खड्डे पड़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग परेशान ये हैं, बहुत आप 16-17 साल के बच्चों को देखिए, स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स निकल आते हैं। सो उसके लिए क्या आपने केयर करनी है? कुछ लोग कहते हैं ये जेनेटिक भी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि घरेलू टोटकों की तरफ चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर इसका इलाज होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा जी अगर हम इलाज करा रहे हैं तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। जल्दी इसका इलाज कैसे मुमकिन है, ये भी आपके साथ हम जो है आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरीज मौजूद हैं, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम आजकल ऐसा है, पसीना बहुत ज़्यादा आए, मुंह पे इचिंग होने लग जाती है, खारिश होने लग जाती है, उससे निशान भी पड़ जाते हैं। वो लोग जो कि बाहर धूप में जाते हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स आजकल यूनिवर्सिटी जिन लोगों ने जाना है दोबारा से, क्योंकि स्कूल कॉलेज वगैरह भी खुल चुके हैं,
तो बहुत सारे मसाइल है लोगों को। स्किन केयर बेसिकली इस मौसम में क्या है, क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम हमेशा ही बात करते हैं, जब मौसम कोई भी हो, पानी आपने डेफिनेटली पीना ही पीना है। 1.5 लीटर से ऊपर आपका पानी का इंटेक होना चाहिए। अच्छा, इसको आप ये कि बहुत बेहतर ये कि इस मौसम के अंदर, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि पसीना आ रहा है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं नींबू पानी के साथ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो लाजमी करें, क्योंकि खाली पानी के साथ आप नमकियात रिप्लेस नहीं कर पा रहे होते। सो इट्स बेटर कि अगर आप मतलब 1 लीटर के अराउंड आप पानी रख लें और कुछ 1-2 ग्लास आप नींबू पानी के कर लें, तो दैट वुड बी बेस्ट। इसके अलावा जो मौसम के फल हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, उनको जूसेस के फॉर्म में ना लें, उनको रॉ फॉर्म में लें, जिस तरह से कुदरत ने आपके हवाले किए उनको उसी तरह से लें, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसके अलावा क्योंकि मेनली इस मौसम में होता क्या है कि क्योंकि नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस ये कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें फिर क्योंकि वो सीबम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होता है, और वो बैक्टीरियाज के लिए एक बड़ा फेवरेबल माहौल होता है कि वहाँ पर वो ग्रो करते हैं। इसी वजह से एक्नी का होना, रैशेस का होना, जलन का होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसको आप बचा कैसे सकते हैं? एक तो इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग का ख्याल रखें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब बार बार चेहरे को साफ़ करें। और अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो फेशियल वगैरह मसाज ओवर द काउंटर जाके करा लेते हैं इस मौसम में, वो भी नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप मुंह पे हाथ लगा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा साफ़ हों। ठीक है, आप इस वक्त बहुत सारी चीज़ें एक बंदे से दूसरे बंदे में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्लस ये कि डिफरेंट सर्फेसेस से आप अपने चेहरे पर भी कर सकते हैं। तो आपने चेहरे की सफाई से पहले अपने हाथों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर द रीजंस। ठीक है, और उसमें आप जिस तरह मसाज वगैरह या करवा रहे हैं या सैलून के फेशियल्स करवा रहे हैं, तो उसमें मेरी रिकमेंडेशन यही होती है, क्योंकि वो हर बंदे के लिए एक ही हो रहे हैं, उससे बहुत बेहतर ये है कि अब आपके पास बहुत बेहतर फॉर्म्स मौजूद हैं, और वो अगर आप क्लिनिक्स पे जाके करवाते हैं तो एक अच्छे और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में की जाती हैं, जिस स्टेलाइज्ड होंगी चीज़ें, लाइक हाइड्रा फेशियल। वो आप इस मौसम में ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, प्लस जो पोर्स क्लॉग्ड हो गए हुए हैं वो उनको भी ओपन करेगा। ठीक है, तो वो इस वक्त एक बेस्ट तरीका है कि आप उसको भी अपने रिजीम में शामिल कर सकते हैं। प्लस क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सफोलिएट ज़रूर करना है। ठीक है, एक्सफोलिएट आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर करेंगे। और टोनर आप कोई भी ऐसा लें जिसमें सैलिसाइलिक एसिड हो या BHA बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हम कहते हैं, आप उसके साथ जो भी आपको टोनर अवेलेबल है आप, लेकिन ये आपने दोनों चीज़ों को देखना है कि ये मौजूद हों, और ये आप दिन में 1 दफ़ा ज़रूर लगाएं। ये आपके जो ओवर प्रोडक्शन होती है सीबम को, उसको कंट्रोल करेगा। सही। सो ये आपकी बुनियादी तौर पर स्किन केयर है। कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है, चलते फिरते मूड होते चले जा रहे होते हैं। अब मूड होने के लिए प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है? आपको फेस वॉश अपना कौन सा रखना है? मूड होने के बाद कुछ लोग गीला छोड़ देते हैं, कुछ लोग अच्छी तरह से उसको रब कर लेते हैं। इस प्रैक्टिस पे मुझे बताइएगा क्या करना। अच्छा, जो जिस तरह अब कुछ ऐसे आप मार्केट में देख रही हैं कि बहुत भरमार होती है ऐसे साबुन की, जो जिसमें आपका आ रहा होता है कि जी ये जरासीम कश है, वो उनको 1 दफ़ा से ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह ये है कि वो आपके स्किन के pH लेवल्स को भी डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, वो ओवर ड्राइनेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लस ये कि उसमें और उसकी वजह से रैशेस वगैरह भी हो सकते हैं। माइल्ड क्लेंजर्स का इस्तेमाल करें, और बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि इस मौसम में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसमें ज़रा सा भी ऑयल बेस्ड हो। आपने जो भी चीज़ लेनी है वो वाटर बेस्ड होगी, उससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो नॉर्मलाइज रहेंगे। दिन में आप 2-3 दफ़ा से ज़्यादा फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि उससे भी आप बहुत अगर ज़्यादा आप बार बार वॉश करेंगे तो डेफिनेटली वो ओवर ड्राई हो जाएगा, और फिर वो फ्लोरा चेंज होने की वजह से एक और प्रॉब्लम की तरफ आप चले जाएंगे। सही। इसके अलावा मुझे बताइए, बहुत सारे लोग जो कि बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटी बहुत सारी लड़कियां जाती हैं, तो आपको अपने स्किन की केयर बेसिकली जो हम बुनियादी तौर पर कहते हैं कि आपको हर सूरत जो है वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करना ही करना है। सो जो लोग घर में काम कर रहे हैं, क्या उनको भी अपने स्किन पर 24 घंटे कुछ कोटिंग करके रखनी है कि चूल्हे के आगे जा रहे हैं तो भाई डायरेक्ट मैं बार-बार कहती हूँ सन ब्लॉक की आदत बना लें। आप घर में रहने वालों, बिल्कुल, घर रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, अंदर रह रहे हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कोई भी हैं। ठीक है, आप सांस ले रहे हैं, आपने लगाना है। अच्छा, ठीक है, आप जिस तरह पैदा होते हैं आपको पानी की ज़रूरत है, आपको सन ब्लॉक की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक जनरल प्रैक्टिस ये हो गई हुई है कि जब कोई प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है फिर हम कहते हैं कि अब हम क्या करें।
सन ब्लॉक आपको अगर आप नहीं जाना चाह रहे डॉक्टर के पास तो आपको आधे से ज़्यादा मसाइल से सन ब्लॉक बचा देगा। ठीक है, दो तरह की स्किन होती है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, कुछ लोगों की ड्राई स्किन है। उसमें सीबम कंट्रोल उसके ऊपर लिखा होगा, आपने मेडिकेटेड सन ब्लॉक लेना है। कोई भी कॉस्मेटिक बेस्ड सन ब्लॉक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, या कोई भी ऐसी अक्सर बच्चियाँ आके मुझे कहती हैं जी हम बेस यूज़ कर रहे हैं उसमें भी SPF 30 है। नो, दैट्स नॉट इनफ। आपको 50+ चाहिए ही चाहिए। और सीबम कंट्रोल देखें इस मौसम में, जो यानी कि आपकी जो ओवर प्रोडक्शन हो रही है सीबम की, एक तो उससे टैनिंग का भी इशू नहीं होता जो अक्सर लोगों को होता है, और बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस भी नहीं आती है उससे। ठीक है, यानी वो आपको ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपका फेस ऐसे लग रहा होगा कि आपने वाकई ऊपर कुछ लगाया हुआ है, वो जो ग्रीसनेस सी आ जाती है वो भी नहीं आएगी। अब मुझे बता दें, जो लोग परेशान रहते हैं, एक्नी हर किसी का मसला है। अब कुछ लोग उसको कह रहे होते हैं अच्छा स्टमक इशू है, खाने पीने में आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, फ़लाँ चीज़ ना खाओ, गर्म चीज़ ना खाओ, आम ना खाओ, ये चीज़ें अक्सर हम रिलेट कर देते हैं। फ्रूट्स के साथ तो मैं इसको नहीं कनेक्ट करूँगी, दैट इज़ मोस्ट प्रॉब्ली अ मैथ, उसका इसके साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है। लेकिन येस, फ्राइड फूड आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो आपकी ओवर प्रोडक्शन कर दी है सीबम की। एक्नी की कॉज को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अगर फ़र्ज़ करें कि एक्नी आ रही है तो आपने 3-4 चीज़ें ज़रूर देखनी होती है। एक तो वजह यही है कि क्लॉगिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि बहुत छोटे बच्चियों और बच्चों में हमें क्लॉग पोर्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स मिलते हैं और एक्नी मिल रही है। मैंने इतनी छोटी एज के बच्चों में कभी ज़िंदगी में एक्नी नहीं देखी थी। उसकी वजह ये कि हम जो भी फूड खा रहे हैं उसमें हार्मोन्स हैं, चाहे आप घर की खा रहे हैं चाहे बाहर की खा रहे हैं, वो हार्मोन इंड्यूस्ड है, उसमें इंजेक्शंस लगे हुए हैं, तो वो डेफिनेटली बच्चों का हार्मोनल लेवल बिल्कुल डिस्टर्ब है। ठीक है, अब उसमें आप उनको ये नहीं कह सकते कि जी ठीक है आप बाहर की चीज़ों को अब काफ़ी कम कर सकते हैं, बट स्टिल जो घर में भी वो खाना खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स भी हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स भी हैं, उसमें हार्मोन्स भी हैं, प्लस जो ये 10 पैक चीज़ें या ये पैकेट्स में फ्राइज़, चिप्स वगैरह आते हैं, इनको प्लीज़ अवॉइड करें। बच्चियों को ये जंक फूड मतलब आई नो इट्स डिफ़िकल्ट कि जी जिस वक्त बच्चों को वो क्रेविंग्स हो रही होती हैं या वो कुछ खाना चाह रहे होते हैं तो हम उनको दे देते हैं कि जी अब ये चिप्स ले लें या इस तरह की कोई चीज़ ले लें या जूस ले लें जो डब्बे वाले हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स को जनरेट करेंगी। बच्चे की भूख तो ख़त्म हो गई, इससे बहुत बेहतर ये कि आप उसको फल की तरफ लगा दें। बिल्कुल, आपने बच्चे की आदत चेंज करनी है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर उसको बीच में इस तरह से दिल करता है तो आप नट्स दे सकते हैं, आप उसको फ्रूट्स दे सकते हैं, आप उसको सैलड्स की अच्छी आदत डाल सकते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ आप लेके जा सकते हैं। तो इसलिए हार्मोन्स को भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अक्सर लोग आके हमें ये कहते हैं कि नहीं जी डॉक्टर साहब, या अक्सर माओ का यही होता है कि नहीं जी इस उम्र में तो निकलते ही निकलते हैं जी, इसमें तो कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं ऐसी, लेकिन निकलते ज़रूर हैं। लेकिन जब रिपीटेड एक्नी निकलेगी तो वो स्कार्स छोड़ के जाएगी जो कि खड्डे हैं, और वो फिर इतने आराम से ट्रीट नहीं होते। ठीक है, और वो घर में नहीं हो सकता। कितना टाइम लगता है? क्योंकि लोग तब जाते हैं अच्छा हमारा तो फलां इवेंट आ रहा है, आप डॉक्टर के पास चले जाओ और एक्नी का इलाज करा लो, उससे पहले पता ही नहीं। सो कितना टाइम पीरियड होता है इसके लिए, और क्या कोई ऐसा स्किन ट्रीटमेंट भी है कि फटाफट आपके एक्नी ख़त्म हो जाए? देखिए, ऐसा कोई शॉर्टकट्स जो है ना कभी भी वो एक रिजल्ट आपको कोई एक अच्छा तरीका नहीं है। आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स चाहिए होते हैं, पेशेंस रिक्वायर्ड है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाएं उससे बहुत बेहतर है कि आप पहले केयर करें, कि क्लेंजिंग्स का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अगर आपका दिल नहीं कर रहा डॉक्टर पर जाने को। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि बाद में आपको ओरल मेडिकेशंस की साथ ज़रूरत होती है, वो आप घर पे नहीं ले सकते, या ये नहीं कर सकते कि जी आपने एक बच्चे को वो दिए तो दूसरी बच्ची को या बच्चे को भी घर में आप वही दे देंगे, या एक कज़न ने इस्तेमाल किया तो जी दूसरी कज़न भी वही इस्तेमाल कर लेगी क्योंकि जी उसको फ़र्क पड़ गया था, क्योंकि उसकी एक्नी की कॉज और हो सकती है और उसकी कम्प्लीटली मेडिकेशन डिफरेंट होगी। आप जितनी जल्दी प्रिस्क्राइब करवा लेंगे उससे आप निशानों से बच जाएंगे। बिल्कुल, और आपको वो जो फर्दर ट्रीटमेंट्स हैं वो आपको नहीं लेने पड़ेंगे। खाने और लगाने दोनों वाली दवाइयाँ आप यूज़ करें तो क्योंकि कुछ लोग जो हैं सिर्फ मेडिसिन लगा लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं अच्छा मैं लगा कुछ नहीं रहा, स्किन पे ख़राब हो जाएगी स्किन। अगर रिपीटेड एक्नी आ रही है तो येस, ओरल का वो मेडिकेशंस का हमें प्रिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ टॉपिकल के साथ काम बने। टॉपिकल का काम सिर्फ वहीं तक होता है कि कभी सीजनल कुछ आ गया और रैंडमली लाइक कुछ आ रहा है, लेकिन ये कि वो रिपीटेडली नहीं उस जगह पे आ रहा है या बार बार का आपको इशू नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि कॉन्टीन्यूसली ऐसा हो गया कि 3 माह, ये आपने जहन में रखना है कि अगर 3 माह का स्पैन ऐसा है जिसमें आपको ऑन एंड ऑफ एक्नी आ रही है, तो आपको इसको रूल आउट करवाना है, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। सही, अच्छा जी, ये तो जी डॉक्टर साहिबा ने आपको रिकमेंड कर दिया कि आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है।
अब वो जो एक्नी अगर ठीक हो गई है, उसके बाद काले निशान स्किन पे रह गए हैं या खड्डे रह गए हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? जो काले निशान जहाँ तक हैं उसमें अगर आप मतलब 40 से नीचे हैं, बेहतर है कि आप उससे पहले ही उसका वर्कअप करें। तो PRP एक बहुत अच्छा हमारे पास एक ट्रीटमेंट प्लान होता है, उसमें माइक्रो नीडलिंग के साथ हम करते हैं। और प्लस उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि वो आपका अपना प्लाज्मा है और वो अल्लाह ताला की तरफ से उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो आप सेफ़ भी होते हैं, हम भी सेफ़ होते हैं और उससे ग्लो बड़ा अच्छा आ जाता है, इवन स्किन टोन हो जाती है, पोर्स टाइट हो जाते हैं। लाइक ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए अगर हम नहीं भी कर रहे तो ये भी एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है। सही। लेकिन अगर वो फर्दर आपका खड्डों की सूरत इख्तियार कर गए, जिसमें हम ये कहते हैं कि वो डीप पिटेड स्कार्स हो गए हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि उसके अंदर कुछ जिस तरह सुराख बाकायदा हैं, वो आमतौर पे तब होते हैं जहाँ पर एक ही जगह पे रिपीटेडली एक्नी निकलती रहे। सही। अगर तो 1 साल से कम का अर्सा है तो फिर तो PRP भी बहुत अच्छा काम कर लेती है। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया तो बाद में हमें कुछ कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक लेज़र्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें CO2 लेज़र, फ्रैक्शनल लेज़र आ जाता है, इसके अलावा मॉर्फेस आ जाता है, इसके अलावा RF फ्रैक्शनल के साथ माइक्रो नीडलिंग की जा सकती है, इसके अलावा थ्रेड्स भी, मोनो थ्रेड्स भी डाले जा सकते हैं, एक्सोसोम्स भी किए जा सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद होती हैं, लेकिन आप जितने पुराने स्कार्स के साथ आएंगे उतने ज़्यादा उनका 100% क्योर होने का रेशो कम हो जाता है। फिर हमारे पास यही ऑप्शन होती है कि वो 60 to 70% बेहतर हो जाएं। होम रेमेडी की तरफ आ जाएं, क्योंकि अगर आप आज सोशल मीडिया देखें तो भरा हुआ है कि घर में आप ये लगा लें, ये लगा लें, चावलों का पाउडर लगा लें, आटे का पाउडर लगा लें, मिल्क प्यूरी कुछ ऐसी बना लें, फ्रूट्स इवन लोग मैंने देखती हूँ ग्राइंड करके लगा रहे होते हैं स्किन पर। अब मुझे ये बता दें कि ये जो होम रेमेडीज़ हैं ये कितनी फ्रूटफुल होती हैं, इनसे कोई फ़ायदा भी होता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह अगर फ्रूट्स की आप बात करें तो इसमें तो कोई वो दूसरी राय नहीं है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली बताना चाहूँगी, क्योंकि लेमन इस वक्त बड़े आराम से मिल रहा है, तो अगर आप वो डाल के पी रहे हैं तो ये नहीं करना कि मुंह पे लगा लेना है। अच्छा, ये डायरेक्ट बड़ी डेंजरस प्रैक्टिस है, क्योंकि इसके बाद बर्न्स हो जाते हैं, ठीक है। और वो जो पिगमेंटेशन होती है, क्योंकि वो आ जाती है एसिड बर्न में, ठीक है, क्योंकि वो विटामिन C का एसिड बर्न आएगा, तो वो फिर हमारे लिए ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने कभी भी बस ये जहन में रखें कि आपने लेमन को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, ठीक है। या अगर आपने लगाया है तो गलती से भी आप चूल्हे के आगे या धूप में नहीं जाएंगे। इसलिए बहुत बेहतर ये है कि आप लेमन को तो ना ही लगाएं, बट स्टिल अगर आप योगर्ट हो गया या आप टोमेटो लगा रहे हैं या कोई थोड़ी बहुत इस टाइप की चीज़ें लगा रहे हैं तो वो आमतौर पे हार्मलेस होती हैं, उनका कोई खास नुकसान बेसन का नहीं है। इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। उसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली आपकी एक अच्छी क्लेंजिंग कर देता है। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं ये कहूँ कि नहीं भी मतलब ये ठीक नहीं है। सही। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ मुझे ये बता दें, कुछ लोग स्किन केयर के लिए मेडिसिन्स का इस्तेमाल भी करते हैं कि अच्छा हम वैसे तो हमारी स्किन अच्छी है लेकिन इसके ग्लो के लिए हमें मेडिसिन चाहिए, अवेलेबल हैं? खुद से आप सोशल मीडिया पे देख के अगर या एक दूसरे का एक्सपीरियंस सुन के अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नुकसान? जिस तरह अब उसमें मोस्टली उसमें ग्लूटाथायोन्स और विटामिन C ओरल इस्तेमाल हो रही होती है, और जनरली जिस डोज में अवेलेबल है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। और उसका आप के लिए साइड इफेक्ट ये है कि आपको माइनर सा ग्लो आ जाता है उसमें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपका ओवरऑल वो एक आप कह लें क्लेंजिंग हो जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, तो मैं बिल्कुल उसको मना नहीं करूँगी, बल्कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। 2 चीज़ें मेरे ख्याल में हमें एज ए नेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी आदतों को चेंज करने की। एक ये कि हम अपनी मल्टीविटामिन्स को ऐड करें बहुत अर्ली एज से। देखें, कोई भी इंसान है वो बैलेंस डाइट नहीं ले सकता, बिल्कुल ऐसे मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम कहते हैं कि हम चाहे 50+ हों, तो आप देखें यूजुअली 50 साल से ऊपर के लोग आपको ये कहते नजर आएंगे कि जी हम मल्टीविटामिन लें। वो भी 1-2 महीने के बाद लेने के बाद वो ये कहेंगे कि जी अच्छा जी हमने अब 2 महीने ले ली है, अब और कितनी लेनी है। तो ये आप सारी ज़िंदगी भी लें, और अगर आप बहुत सारी चीज़ों से बचे हुए हैं तो उसमें क्या हर्ज है। इसलिए आपने कुछ चीज़ों को ऐड करना होता है, लाइक अगर आप ग्लूटाथायोन को ऐड कर लेते हैं, विटामिन C को ओरल ऐड कर लेते हैं, बायोटिन्स को ऐड कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी स्किन के लिए अच्छे ही होंगे, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होंगी। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप पहले बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने सफाई, ज़ाहिर है सफाई निस्फ़ ईमान है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। आप जितनी एहतियात करेंगे उतना बेहतर है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है तो बहुत ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल, आपको इसका इंतज़ार नहीं करना कि वो बिगड़ जाए मामला तो फिर आप जाएं, तो फिर डॉक्टर्स को भी उतना ही टाइम लगता है उसको ठीक करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
मिलनी चाहिए। वो तो करेंगे, लेकिन आज कुछ मैच की एक्साइटमेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं, अपने सारे काम निपटा रहे हैं कि सब कामों से फ्री हो जाए मैच के लिए। जब टाइम शुरू मैच का हो तब उन्होंने हिलना जुलना नहीं है। सो किस खिलाड़ी से क्या उम्मीद है पाकिस्तानी टीम को, किस तरह से गुड लक विश कर रहे हैं हमारे शहरी। चलते हैं मायदा के पास। जी मायदा। स्कूल में मौजूद हूँ। आज जो है वो टाकरे का मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। मैच तो होगा श्रीलंका में, लेकिन यहाँ पर जगह जगह स्क्रीन सज गई है और सबको यहाँ पे बेसब्री से इंतज़ार है पाकिस्तान के जीतने का। कितनी एक्साइटमेंट है, मज़ीद इनसे जान लेते हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, क्या एक्साइटमेंट है? पाकिस्तान और इंडिया का मैच और एक्साइटमेंट, वो तो मेरा ख्याल है आपको सबके चेहरों से नज़र आ रही होगी। अल्फाज की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस जीतना पाकिस्तान को चाहिए। कौन किसको सपोर्ट कर रही है? कैप्टन बाबर आजम, और उसके बाद बड़ी उम्मीदें हैं। शाहीन अफरीदी से बड़ी उम्मीद है, शादाब खान से, वसीम शाह से। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान के लिए कोई दुआ देना चाहेंगी? चमकता सितारा रहे। चमकता सितारा। बच्चों से उनकी एक्साइटमेंट जान लेते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हो और क्या पाकिस्तान के लिए जज्बात हैं? शाहीन अफरीदी और बाबर आजम हम मेरे फेवरेट हैं और पाकिस्तान के लिए चीयर्स। किसको सपोर्ट कर रहे हो? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। मजीद इनसे जान लेते हैं। आप मुझे बताओ किसको सपोर्ट कर रहे हो और क्या एक्साइटमेंट है आपकी? मैं रिजवान को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरी एक्साइटमेंट एक अपर लेवल पे है और एक्साइटमेंट की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान का मैच है और इन्वायरमेंट जो होते हैं ना घर में, सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और जब पाकिस्तान जीत जाता है तो वो तो एक बहुत ही मज़ेदार बात हो जाती है। एक्साइटमेंट है आपकी, मुझे बताओ किस तरह मैच देखेंगे? हम बहुत जोशो खरोश से मैच देखेंगे और जैसे ही हर तरफ पाकिस्तान और इंडिया के मैच का पता चलता है तो हर तरफ बहुत ही खुशी होती है और एक बहुत एक्साइटमेंट होती है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं शाहीन अफरीदी को सपोर्ट कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ही जीतेगा। तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, एक नारा लगा दिया जाए हमारे पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान के लिए हमारी ढेर सारी दुआएं हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं की जुबानी एक दफ़ा सुन लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं कितनी एक्साइटमेंट है और हम सबकी दुआएं हैं कि आज पाकिस्तान जो है वो जीते। जी, सबकी दुआएं जो हैं, बल्कि पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। जी, हमने आगे बढ़ना है और आपको बताना है आज के मौसम की सूरत हाल। अच्छा जी, शहर का मौसम कैसा होगा कोमल हमें बता रही हैं। जी कोमल, ओवर टू यू। शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो जो हवाएं हैं वो आज बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लाहौर शहर की जानिब अपना रुख किए हुए हैं और सूरज की किरणें भी साथ ही साथ जो है वो अपना जलवा दिखा रही हैं। लेकिन जो गर्मी का एहसास होना चाहिए उससे आज लाहौर शहर के बाशिंदों को थोड़ी देर के लिए जो है वह छुट्टी भी मिली हुई है, क्योंकि हवाएं जो है वो बहुत ही उम्दा अंदाज अपनाए हुए हैं और अपने जलवे दिखा रही हैं। है ना, आपने महसूस तो आज किया होगा कि मौसम में कल की निस्बत आज थोड़ी सी बेहतरी महसूस की जा रही है। जो घुटन और हब्स जो थी वो शहर लाहौर के बाशिंदों को जो तंग कर रही थी, आज उससे भी छुटकारा मिला हुआ। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में बारिश के मुताल्लिक कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। जो सिस्टम के बारे में बताया जा रहा था कि 2 सितंबर से दाखिल हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, लेकिन लाहौर शहर में नहीं हो रहा, बल्कि इसके कुछ असरात जो है वो लाहौर में ज़रूर देखे जाएंगे। आज बारिशों से मुताल्लिक कोई भी इम्कान। थैंक यू कोमल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात मंडे को होगी। अल्लाह हाफ़िज़।